आज बच्चों हम लोग अरस्तू का अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत देखेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि अरस्तू के अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत पर कुछ चर्चा हो जाए, तो हम देखते हैं अनुकरण सिद्धांत क्या है। प्लेटो ने काव्य तथा कला पर 3 आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि काव्य में सत्य का सत्य न होकर सत्य से तिगुनी दूरी का होना है। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया था काव्य का मानस के क्षुद्र अंश की देन होना। काव्य मानस के क्षुद्र अंश की देन है। और कहा था कि संतुलन के स्थान पर काव्य व्यक्ति के अंदर जो आवेग हैं, जो उद्दाम आवेग हैं, उनको वो बढ़ाता है। अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के आरोपों का जवाब दिया और 3 उन्होंने मान्यताएं प्लेटो के जवाब में दी। पहली मान्यता अनुकृत या अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा विरेचन सिद्धांत और तीसरा त्रासदी सिद्धांत। अरस्तू का मानना था कि काव्य या कला को केवल अनुकरण की देन नहीं कहा जा सकता। अरस्तू का मत था कि अनुकरण से तात्पर्य प्रतिकृति न मानकर, यानी कि नकल या कॉपी न मानकर पुनः सृजन या पुनर्निर्माण होता है। स्कॉट जेम्स एक विद्वान हैं। उन्होंने लिखा है कि अरस्तू अनुकरण के साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन करते हैं तथा जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण स्वीकार करते हैं। अर्थात अरस्तू जिसको अनुकरण का साहित्य कहा प्लेटो, उसमें जीवन का वस्तुपरक अंकन तथा जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण मानते हैं। बूचर नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने कहा कि अरस्तू के अनुकरण शब्द का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनः उत्पादन, सांकेतिक उल्लेख मात्र नहीं। कला या कविता को मानव जीवन के सर्वव्यापक तत्व की अभिव्यक्ति मानते हुए वह अनुकरण को रचनात्मक प्रक्रिया मानते हैं। अरस्तू की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो ये है कि प्रकृति का अनुकरण ही कला है, ऐसा उन्होंने माना। और उन्होंने स्वीकार किया कि कविता का सामान्यतः मानवीय प्रकृति की 2 सहज वृत्तियों से उद्भव हुआ है। इनमें से एक है अनुकरण की प्रवृत्ति, दूसरी है कला। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कला प्रकृति का अनुकरण करती है। अरस्तू स्पष्ट करते हैं कि जो सृजन की प्रक्रिया है वो 3 स्तरों पर संपन्न होती है। जो काव्य सृजन है या कला सृजन है, उसकी प्रक्रिया 3 स्तरों पर संपन्न होती है। पहली, जो जैसी चीज़ें हैं उन्हें उसी रूप में दिखाया जाए, यानी जो वस्तु जैसी है उन्हें उसी रूप में दिखाया जाए। दूसरा, जैसी वे लगती हैं या कही जाती हैं उन्हें वैसा दिखाया जाए। और तीसरा, जैसी वे होनी चाहिए उन्हें वैसा दिखाया जाए। यदि ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि पहले स्तर का संबंध सीधा अनुकरण से है, लेकिन अंतिम 2 जो बताए गए हैं उसमें सर्जन का भाव भी विद्यमान है। अतः अनुकरण का सृजनात्मक रूप ही अरस्तू को स्वीकार है। उनका मानना है कि
पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, और यह भी वे मानते हैं कि वस्तु जगत के द्वारा कवि की संवेदना और कल्पना में जो वस्तु रूप प्रस्तुत होता है उसी को भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अनुकरण वह यंत्र है। फिर से सुने इसे, अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कलात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। अर्थात अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल करना नहीं, बल्कि संवेदना, अनुभूति, कल्पना, आदर्श आदि के प्रयोग द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाना है। अरस्तु ने अनुकृति के 3 विषय बताए हैं। पहला इतिहास, दूसरा प्रकृति, तीसरा कार्यरत मनुष्य। अरस्तु का मानना है कि कवि और इतिहासकार में भेद होता है। जो कवि या कलाकार होता है वह जो कुछ घटित हो चुका है केवल उसी को लक्ष्य नहीं करता। जो कुछ घटित हो चुका है वह इतिहास का विषय है। कलाकार संभावनाओं की ओर संकेत करता है। संभाव्य की अभिव्यक्ति में कवि कर्म की महत्ता निहित है। उसी के आधार पर किसी रचना और इतिहास में अंतर आता है। संभाव्य मतलब जिसका घटित होना संभव है, अनिवार्य है। और वो कहते हैं कि यह संभाव्य ही काव्य सृजन का मूल आधार है। वही कला को अनुकरण से आगे सृजन की वस्तु सिद्ध करता है। कला अनुकरण ही नहीं, वह पुनर्सृजन की देन होती है। अरस्तु इसी प्रकार से प्रकृति के अनुकरण को कला मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति का अर्थ है प्रकृति में चल रही सृजन प्रक्रिया तक पहुंच जाना। प्रकृति की सृजन प्रक्रिया में जहाँ कहीं अधूरापन होता है कवि या कलाकार उसे पूरा करता है, और प्रकृति की सृजन प्रक्रिया के चक्र को वह इस प्रकार से अन्विति प्रदान करता है। यही प्रकृति का सही अनुकरण है। उनका मानना है कि काव्य या कला केवल अनुकरण नहीं, कुछ और भी है। वह सृजन या पुनर्सृजन भी है। अरस्तु यह मानते हैं कि ट्रेजेडी अर्थात काव्य में मनुष्यों को नहीं बल्कि उनके कार्यरत होने को लक्ष्य किया जाता है। कार्यरत का तात्पर्य सुख दुख से मिले जुले कार्यकलापों का संपादन। सुख दुख से स्पंदित कार्यकलाप में ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप उभर पाता है, केवल गुण कथन में नहीं। कवि या कलाकार उसी को लक्षित करता है। अरस्तु यह भी बताते हैं कि चित्रित किए जा रहे या जो मनुष्य उसमें कार्यरत होते हैं उन मनुष्यों के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला सामान्य मानव, सामान्य से अच्छा मानव, सामान्य मानव से बुरा मानव। यानी सामान्य से मानव से अच्छा, सामान्य मानव से बुरा और सामान्य मानव। अरस्तु ने जो सामान्य मानव से अच्छे और सामान्य मानव से बुरे 2 प्रकार बताए उसी की बार बार चर्चा की है। सामान्य की चर्चा कम की है या न के बराबर की है। इसे यह पता चलता है कि जो प्रथम 2 कसौटियां हैं काव्य के मूलाधार की, सामान्य से अच्छा या सामान्य से बुरा, अरस्तु उसी पे बल देते हैं। अनुकृत की प्रक्रिया को स्पष्ट उल्लेख करते हुए अरस्तु कहते हैं कि जो वस्तुएं जैसी थीं या हैं उन्हें वैसा दिखाया जाए,
जैसी वे लगती हैं या कही जाती हैं उन्हें वैसा दिखाया जाए, और जैसी वे होनी चाहिए उन्हें वैसा दिखाया जाए। अनुकृत की प्रक्रिया अरस्तु के अनुसार इन 3 स्तरों पर संपन्न होती है। पहला स्तर केवल अनुकरण से संबंधित है, जिसमें शब्दों के सृजन की महत्ता प्रकट होती है। अनुकरण तीनों स्तरों पर, अरस्तु ने तीनों स्तरों पर अनुकरण को आवश्यक माना। जो तमाम पश्चिम के विद्वान हैं उनके अनुसार अरस्तु का अनुकरण या अनुकृत का सिद्धांत केवल अनुकरण को नहीं बल्कि सृजन को भी काव्य कला का मूल आधार माना है। अरस्तु का सिद्धांत प्लेटो के आरोपों के उत्तर में आया था और इसलिए उसमें सृजन की उपस्थिति स्वाभाविक थी। स्कॉट जेम्स एक बड़े आलोचक हैं। उन्होंने अनुकरण के साथ सक्रिय रहने वाले तत्व को कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कहा। शब्द कोई भी ले लिया जाए किंतु उसका अर्थ सृजनात्मकता से ही होगा। डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, उन्होंने लिखा है एक जगह कि यह सिद्ध है कि अनुकरण का अर्थ यथार्थ प्रत्यांकन मात्र नहीं है, वह पुनर्सृजन या पर्याय भी है। उसमें भाव तथा कल्पना का यथेष्ट अंतर्भाव है। उनमें सृजन और सृजन के आनंद की अस्वीकृति कदापि नहीं है। इसके साथ साथ अरस्तु ने त्रासदी का विवेचन किया, ट्रेजेडी का विवेचन किया। वह मानते हैं कि काव्य की सभी विधाओं में त्रासदी सर्वश्रेष्ठ है। काव्य कला का सर्वोत्कृष्ट रूप हमें त्रासदी में दिखाई देता है। त्रासदी के सभी गुण महाकाव्य में भी पाए जाते हैं, केवल दृश्य योजना त्रासदी को महाकाव्य से अलग करती है। कॉमेडी त्रासदी से हीन है, फिर भी अरस्तु ने उसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा की है। अरस्तु का यह मानना है कि कार्य व्यापार से तात्पर्य है त्रासदी के प्रेक्षकों तथा पाठकों को जो व्याकुल कर दे। दुख दर्दों की एक ऐसी कहानी जो पढ़ने वाले पाठकों और दर्शकों के मन में करुणा और त्रास को उत्पन्न करती है। मनुष्य के सभी क्रियाकलापों, विचारों, भावनाओं को अरस्तु ने गंभीर कार्य व्यापार के अंतर्गत माना, जिसका त्रासदी में अनुकरण होता है। त्रासदी की विशेषताएं। अरस्तु त्रासदी में कहानी का कथन उचित नहीं मानते। कहानी चरित्रों के क्रिया व्यापारों द्वारा ही प्रस्तुत की जानी चाहिए, उसका अभिनय हो, वर्णन नहीं। वो अभिनय पर बल देते हैं, कहानी को कह करके न दिखाया जाए, उनका ऐसा मानना है। अरस्तु बताते हैं कि जो त्रासदी है अरस्तु की, उसकी निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कार्य का अनुकरण। पहली शर्त है कि जब किसी व्यक्ति की जीवन स्थितियों, घटनाओं का वर्णन किया जाता है तो चरित्र का समावेश उसमें स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि घटना और चरित्र का गहरा संबंध है। चरित्र के इर्द गिर्द ही घटना संपन्न होती है। चरित्र के साथ ही विचार तत्व का भी प्रवेश होता है। कार्य का अनुकरण अरस्तु के अनुसार घटना अथवा कार्य, चरित्र और विचार तीनों सम्मिलित स्थिति का नाम है। दूसरी जो विशेषता बताते हैं, अलंकरण युक्त भाषा होनी चाहिए। त्रासदी की भाषा गरिमा से युक्त हो, अलंकार से युक्त हो, भाषा में विविध छंद हों। और तीसरी जो विशेषता बताते हैं, त्रासदी में दृश्यात्मकता होनी चाहिए। दृश्य की ऐसी योजना हो जिसमें जो कैरेक्टर है यानी चरित्र है अधिक मात्रा में सक्रिय हो सके। साथ ही इसमें करुणा, भय के जो दृश्य हैं वे भी उसमें, जहाँ संवेगों का समुचित परिष्करण हो, ऐसी स्थिति उसमें हो। त्रासदी के तत्व में पहला तत्व अरस्तु कथानक को मानते हैं और उनका मानना है कि कथानक की त्रासदी का प्राण तत्व है। त्रासदी व्यक्ति का नहीं बल्कि जीवन और व्यक्ति के क्रियाकलापों, प्रतिक्रियाओं, घटनाओं का अनुकरण। दूसरा, कथानक का जो स्वरूप वो बताते हैं
वह गंभीरता, पूर्णता और एकता से युक्त होना चाहिए। माने उसका आदि, अंत और मध्य व्यवस्थित होना चाहिए। त्रासदी का कथानक भय और करुणा प्रधान हो, संवेगों से युक्त हो, वो मिश्रित हो। मिश्रित कथानक से तात्पर्य अरस्तु ने बताया भाग्य परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित घटनाचक्र और परिस्थितियों का चित्रण हो। इसके बाद उन्होंने चरित्रांकन बताया। अगली विशेषता, चरित्रांकन जो है त्रासदी का के कथानक का व्यक्त पक्ष होता है। चरित्र त्रासदी का एक महत्वपूर्ण अंग है। नायक को उदात्त दिखाया जाए, उत्तम मानवीय गुणों से संपन्न दिखाया जाए, उसमें वीरता हो, पौरुष हो, ओज हो, सद्गुण हो। साथ ही चरित्र जो हैं यानी जो पात्र हैं उनका वो स्वाभाविक और यथार्थ लगें। जो चरित्र विकास हो गतिशील और स्वाभाविक हो। और जो तीसरी विशेषता बताया उन्होंने विचार को त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और कहते हैं जो लेखक है जो कुछ भी कहना चाहता है वही विचार है। पात्र घटनाएं जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए की गई हैं उनकी सिद्धि किस मात्रा में हो सकी है, यह सब कुछ बुद्धि संगत, तर्कपूर्ण और सहज स्वाभाविक ढंग से संपन्न हुआ है कि नहीं, ये विचार पर निर्भर करता है। शैली, अरस्तु अगली विशेषता बताते हैं और कहते हैं कि शैली के द्वारा यानी वाक्य विन्यास की रचना शैली पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अरस्तु के विचारों के आधार पर ये माना जाता है कि त्रासदी की भाषा गरिमामंडित हो, अलंकृत हो, उसमें अप्रचलित आडंबर युक्त शब्दों और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग न हो, भाषा क्षमतावान हो। और ये बताते हैं कि जो दृश्य हो, रंगमंच की जो सज्जा है वह त्रासदी के भावात्मक तथा संवेगात्मक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। और संगीत को एक महत्वपूर्ण विशेषता मानते हुए वो कहते हैं कि संगीत जीवन का सहज तत्व है, त्रासदी में भी उसकी महत्ता होनी चाहिए। अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत दिया। अरस्तु का जो विरेचन का सिद्धांत है उस पर हम लोग अगले वीडियो में बातचीत करेंगे, ऑडियो में बातचीत करेंगे। अरस्तु का विरेचन कैथारसिस जिसे कहा गया, हिंदी में उसे विरेचन कहा गया। इसके लिए रेचन, विरेचन, परिष्करण शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो विरेचन है यह शब्द भारतीय आयुर्वेद का है, जिसका तात्पर्य है रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल का अनावश्यक अस्वास्थ्यकर पदार्थ को निकालना। अरस्तु ने भी इसी रूप में इसका प्रयोग किया है और इसको बताया। प्लेटो ने काव्य या कला पर जो 3 आरोप लगाए उनमें से एक यह भी था कि वह संतुलन के स्थान पर भावावेगों को बढ़ावा देता है। वासना, क्रोध आदि पर काबू पाना न सिखाकर काव्य उन्हें यही सही सिद्ध करता दिख पड़ता है। जिसे मनोवेगों पर काबू पाना सिखाना चाहिए था वही कविता उनमें अभिभूत होने की दिशा दिखाने लगती है। इसलिए प्लेटो का ऐसा मानना था। प्लेटो ने कवि और नाटक को आदर्श राज्य और आदर्श के लिए हानिकारक घोषित किया था। अरस्तु ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और इसका खंडन उन्होंने विरेचन के आधार पर किया। विरेचन का जो सिद्धांत है अरस्तु का, उन्होंने इस सिद्धांत की 3 रूपों में व्याख्या की है, धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। अरस्तु का मंतव्य निश्चित ही भावावेगों के किसी न किसी प्रकार के विरेचन से था। ट्रेजेडी को देखने के बाद व्यक्ति जिस मन स्थिति में आता है वह आवेगों के विरेचन की ही देन है। अरस्तु मानते हैं कि शांत चित्त और आवेगों के दबाव से मुक्त व्यक्ति होता है। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा 3 कार्य संपन्न करती है। पहला नवीन दृष्टि देती है, कला का स्वाद प्रदान करती है और चित्त को शांत करती है। इन्हीं 3 अवस्थाओं के आधार पर अरस्तु ट्रेजेडी को काव्य की उपयोगिता के लिए उसको सिद्ध करते हैं कि ट्रेजेडी काव्य के लिए उपयोगी है। अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। विरेचन सिद्धांत की बहुत सारी
उपयोगिता है, उसका महत्व है, उस सिद्धांत की जो पहली देन है वह यह है कि इसी विरेचन सिद्धांत ने प्लेटो द्वारा लगाए गए आरोपों का निराकरण किया, हमेशा के लिए प्लेटो के आरोप को निरस्त कर दिया। और उसकी जो दूसरी देन है, बड़ी देन जिसे कहा जा सकता है, उसने विगत में कितने ही वर्षों, आगत के कई वर्षों माने बाद के जो वर्ष हैं, आने वाला जो समय रहा अरस्तु के बाद का, जिसमें काव्यशास्त्र का चिंतन किया गया, उन काव्यशास्त्र के चिंतन को अरस्तु के विरेचन सिद्धांत ने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के समर्थन और विरोध की जो एक कथा है, उसे आप जो पश्चिम का काव्यशास्त्र है उसके विकास की कथा कह सकते हैं। विरेचन सिद्धांत की जो एक अन्य महत्ता है वह यह है कि उसे कभी कभी समर्थ आलोचकों ने भी उसका समर्थन किया और उसकी उपयोगिता को बताया। विरेचन के द्वारा, जैसे आई रिचर्ड्स एक आलोचक थे, उनका मानना था कि अंतर्वृत्तियों का सामंजस्य उस धारणा में मूल में विरेचन स्पष्ट सक्रिय दिखाई पड़ता है। समंजन के द्वारा भी अंततः वही उपलब्ध होता है जो विरेचन का प्राप्य है। आवेगों के अवांछित अंशों से छुटकारा, चित्त का शांत हो जाना, व्यर्थ के दबावों से मुक्त होने के बाद से शांत का अनुभव करना, भले ही वह आनंद अवस्था न हो, वह जैसी भी हो, किंतु उसकी भूमिका अवश्य हो। इस प्रकार से अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसे हिंदी में विरेचन कहा गया, और जैसा कि पहले ही बताया गया, विरेचन जो है वो आयुर्वेद का शब्द है, और इसमें आयुर्वेद की कुछ औषधियों के द्वारा, रेचक औषधियों के द्वारा शरीर के जो मल हैं, अनावश्यक अस्वास्थ्यकर पदार्थ हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। और अरस्तु ने भी इस शब्द को जो चूँकि यूनान के थे, तो यूनान की जो चिकित्सा पद्धति है, जो चिकित्सा शास्त्र है, वहाँ भी इस शब्द का प्रयोग, कैथारसिस शब्द का प्रयोग निष्कासन के अर्थ में किया जाता था, और उसी कैथारसिस शब्द का प्रयोग जो वहाँ की चिकित्सा पद्धति में किया गया, अरस्तु उसका प्रयोग काव्यशास्त्र में करते हैं। और हिंदी में भी रेचन, विरेचन, परिष्करण विरेचन के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं के लिए यह उपयोगी है, उनको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।